क्वेश्चन तो निकाल दूँ इसकी जरूरत तो पड़ेगी। हेलो बच्चों, कैसे हो? हेलो, कैसे हो? ठीक हो ना सब लोग? हाँ, आज मुझे पता लग रहा था जब मैं कल क्वेश्चंस करा रही थी तो आई वाज फीलिंग कि आपको कहीं ना कहीं किसी छोटे छोटे पॉइंट्स में डाउट आ रहा है। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं इसकी पूरी वीडियो आपके पास भेज रही हूँ। आप इसको चेक करें वन बाय वन। जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट नंबर पे आपको दिया था उसका सोल्यूशन मैं आपको समझा कर भेज रही हूँ, और फिर जो डाउट हो आप मेरे साथ क्लास में डिस्कस कर लेना, ठीक है? तो देखो, इसमें मेन तो 4 पॉइंट है। देखो ऑलमोस्ट हम सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके थे, सिर्फ हमने जो मेन 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे मेरा ज़्यादा फोकस उन पे रहेगा, और बाकी जो लिटिल बिट जो भी कुछ मैंने इसमें किया है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी आपके सामने कि कैसे कैसे किया है। देखो, सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्री नहीं मांगी थी, मैंने आपसे इसमें कॉलम्स मांगे थे। क्या क्या? ये आपकी थॉरो नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए है अकाउंट्स की, कि भी आपके कौन कौन से कंसेप्ट इसमें कवर होंगे, ठीक है? मतलब जैसे मैंने अभी तक आपको करवाया है बिजनेस टर्म्स, करवाइए ना बिजनेस टर्म्स। तो फर्स्ट है अकाउंट इन्वॉल्व, यानी कि कौन कौन सी टर्म्स इसमें यूज हो रही है। क्लियर? कि भी कौन सी टर्म, जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजेक्शन में कौन सी टर्म, अकाउंट इन्वॉल्व मतलब कौन कौन से अकाउंट इसमें कवर होंगे। क्लियर? सेकेंड, फिर जो अकाउंट इसमें कवर हो रहे हैं उनकी क्या नेचर है। नेचर मतलब जैसे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट वगैरह वगैरह। आप ये ना सोचिए यहाँ, हालांकि ये डायरेक्टली आपको बुक में ऐसे नहीं मिलेगा, पर मैं ये क्यों करवा रही हूँ क्योंकि शायद आपको मालूम हो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू पैटर्न पर होंगे, उसके लिए आपको थॉरो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और मैंने आपको बता भी दिया था पहले कि ये चैप्टर जो है वो सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि भी आपका ये एक चैप्टर है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दिस चैप्टर इज द बेस ऑफ अकाउंट, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट। तो इस पर मैं बहुत फोकस करूंगी, इसमें मैं जितना टाइम लग सकता है उतना लगा के और आपको इसका एक्सपर्ट बनाना चाहती हूँ। ओके, तो देखो पहला पॉइंट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज क्या था ये पॉइंट आपका कि ही स्टार्टेड बिजनेस, राम कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया इंट्रोडक्शन के लिए कि स्टार्टेड ऑफ बिजनेस है। आपके इसमें 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व होते हैं आपसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। इसमें कैश अकाउंट होता है, एक कैपिटल। क्यों? क्योंकि बिजनेस ऑलवेज कौन स्टार्ट करता है? ऑनर, और ऑनर जो मनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? बोलो मेरे साथ, कैपिटल। ये बात आपको पता है, ठीक है ना? आगे आपको ये भी बात पता है कि कैश के अंदर कौन सा अकाउंट होता है, कैश कौन से अकाउंट को प्रेजेंट करता है, नेचर क्या है उसकी? रियल अकाउंट। और कैपिटल की नेचर क्या है? पर्सनल अकाउंट। क्लियर है ना? ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। पर्सनल क्यों थी जरा बताओ मुझे। पर्सनल इसलिए क्योंकि ये ऑनर ऑफ द बिजनेस को प्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल किसको प्रेजेंट कर रहा है? ऑनर को। ऑनर का नाम नहीं लिखते हम, उसकी जगह क्या वर्ड यूज करते हैं? कैपिटल। ये क्लियर? ये आपको अच्छी तरह आता है, बट फिर भी थोड़ा एक रिव्यू के लिए, ठीक है? आगे कैश था या रियल अकाउंट था, तो उसमें रूल बन रहे हैं। रूल उसके हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन। क्यों लिखा मैंने यहाँ? क्योंकि यहाँ कैश बिजनेस में आ रहा है तो मैंने वो सिंगल एंड वाला रूल लिखा, पूरा नहीं लिखा। मुझे पता है रियल अकाउंट के रूल आपको आते हैं। क्या रूल होते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश आ रहा है, तो मैंने सिर्फ उतना ही लिखा क्योंकि कैश अकाउंट मेरा आने के लिए, कैश इज कमिंग इन, तो मैंने लिखा डेबिट व्हाट कम्स इन। ये रूल लगाया मैंने। और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली इसमें क्या रूल हो गया? क्रेडिट द गिवर, ऑनर हैज गिवन द पेमेंट टू बिजनेस, दैट्स व्हाई वी हैव क्रेडिटेड द कैपिटल। ओके, ये क्लियर है? अब ये जर्नल एंट्री ऐसे बनती है, जब भी आपसे पूछा जाए जर्नल एंट्री बनानी, ये मैंने भी डिस्कस नहीं किया था, थोड़ा सा लेफ्ट ओवर कर लिया था कि नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इसका फॉर्मेट तो मैं आज आपको क्लास में समझाऊंगी ही, लेकिन फॉर्मेट से पहले बस एंट्री कैसे बनती है फॉर्मेट के अंदर वो ये है। जो जिस अकाउंट को आप डेबिट करते हो उसको ऊपर लिखा कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा गैप देके यहाँ पर, ये पूरा गैप है, हमेशा बनाना है ऐसे गैप। 2, जब 2 लिखेंगे तो आपने, जब मुझे कई बार पीछे से आपने कहीं से देख के और क्वेश्चन करा था, तो जब आपने 2 लिखा तो 2 आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ नहीं लिखना, थोड़ा
हमें इसको थोड़ा सा राइट की तरफ लेकर जाना है, तब टू लिखना है। टू, जो भी टू में आएगा, टू क्रेडिट वर्ड को टू प्रेजेंट करता है यहाँ पे, टू कैपिटल। जब भी हम किसी चीज को टू में प्रेजेंट कर देते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है दिस अकाउंट गेट क्रेडिटेड। समझ आ गई बात? आपको एंट्री समझ आई हुई है, और वो एंट्री मैंने यहाँ कर भी रखी है, और ये हमने कल भी डिस्कस किए थे, ये पॉइंट्स आपने बड़ी फ्रीक्वेंटली मुझे बताए थे, इसलिए मैं इसको अलग से और दोबारा डिफाइन नहीं कर रही। क्लियर? नेक्स्ट, ये है वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए नया है, एडवांस रेंट। ये पॉइंट मैंने कल डिस्कस किया था, थोड़ा डाउट था आपको इस पे, आज एक बार और क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहले दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हुए। एक एडवांस रेंट, एडवांस रेंट पेड है या रिसीव है हमें पता नहीं लग रहा, ठीक है। हाँ, एडवांस रेंट पेड होगा, ऑब्वियस है, यहाँ पर एडवांस रेंट पेड है। अगर पेड है तो यहाँ हम डेबिट बट गोज आउट होगा, यहाँ नहीं, एक सेकेंड, क्रेडिट बट goes out और डेबिट द रिसीवर। अभी समझाती हूँ, वो एक्चुअली एडवांस रेंट रिसीव के एंगल से मैंने एंट्री कर दी थी। सुनिए, यहाँ है एडवांस रेंट। अब एडवांस रेंट हो तो पेड भी सकता है, रिसीव भी सकता है, लेकिन मैंने अभी भी चेक किया कि इसके अंदर लिखा हुआ था एडवांस रेंट पेड, पेड एडवांस रेंट था वो। तो इस जब अगर इसको पेड लिखेंगे तो दोनों कौन कौन से अकाउंट तो यही रहेंगे, कैश और प्रीपेड रेंट, प्रीपेड यानी कि वी हैव मेक द पेमेंट इन एडवांस, और उसके लिए कौन सा अकाउंट था, प्रीपेड रेंट अकाउंट। क्लियर? अब आपके माइंड में ये मैंने आपको कल बताया था, कैश तो सबको पता है रियल अकाउंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, है ना? है कोई डाउट? नहीं है ना? हाँ, बट प्रीपेड रेंट के बारे में बात करते हैं। हमने कल कहा था जब भी किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ, रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ कोई भी प्रीफिक्स आ जाता है, यानी कि उससे पहले कोई नाम ऐड हो जाता है या उसके बाद कोई नाम ऐड हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली कौन सा अकाउंट बन जाता है, कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अगर आपको इस एंगल से समझ नहीं आता तो दूसरा एंगल भी है इसका। प्रीपेड रेंट हमने इसका नाम दिया है, आप चेक करेंगे पहले, लेकिन आपने किया क्या है, यू हैव मेड द पेमेंट ऑफ रेंट। अभी आपने रेंट की पेमेंट करी है, रेंट नहीं है वो, एडवांस पेमेंट है। रेंट कब बनेगा, जब आप उसकी बिल्डिंग को यूज करोगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, इसके मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो, फॉर एग्जांपल आप जनवरी के महीने में, आप मान लो, आप, मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो मार्च का महीना है, आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ली, टेकन ऑन रेंट, मार्च की बात है, ये आपने 31 मार्च को ली है। मैंने ये डेट क्यों लिखी, क्योंकि आपके अकाउंट्स में हम एक साल के बाद, एडवांस कब कहेंगे, जब हम किसी को पेमेंट आज दे रहे हैं और उसका बेनिफिट हमें बाद में मिलना है, बाद मतलब नेक्स्ट ईयर में मिलना है, उसको एडवांस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं, आप मान लो 31 मार्च की हमारी डेट है, हमने किसी से बिल्डिंग किराए पर ली और उसने हमसे, एंड वी हैव पेड 5 month रेंट इन एडवांस। अब आप बात समझना मेरी, ये समझाना चाहते हैं, 5 month रेंट इन एडवांस। 5 month का मतलब हो गया अप्रैल के महीने का, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हो गया ना। 5 month का रेंट हमने एडवांस में दे दिया टू जिसकी भी बिल्डिंग थी, जिससे हमने बिल्डिंग किराए पे ली, तो थी मान लो एक्स की बिल्डिंग थी, एक्स को दे दिया टू मिस्टर एक्स। एक्सपेंसेस, रेंट जो है हमारा एक्सपेंस कब बनेगा मुझे बताओ, कब, जब जैसे आप अप्रैल के महीने में उसकी बिल्डिंग यूज करोगे, अप्रैल का एक्सपेंस हो गया, मई के महीने में यूज करोगे, मई का एक्सपेंस हो गया,
जून के महीने में यूज करोगे जून का एक्सपेंस हो गया, जुलाई के महीने में यूज करोगे जुलाई का एक्सपेंस हो गया। बट क्या 31 मार्च को जब आप रेंट दे रहे थे ये 31 मार्च का एक्सपेंस था? नहीं था ना। क्यों नहीं था? क्योंकि उस दिन आप पेमेंट कर रहे हो अप्रैल के महीने की, मई के महीने की, जून, जुलाई, अगस्त के महीने की, 5 मंथ्स की पेमेंट कर रहे हो। तो आज वो एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है? पेमेंट एडवांस टू मिस्टर एक्स। तो एक्स इज हु? पर्सनल। बट हमें यहाँ पर पर्सन एक्स वर्ड इसलिए नहीं लिखना क्योंकि रेंट अगर एडवांस में दिया जाता है, कोई एक्सपेंसेस या इनकम अगर एडवांस में होते हैं, तो उसके लिए अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी क्या कहती है कि हमें क्या वर्ड यूज करना है? एक्सपेंसेस के लिए क्या वर्ड यूज करना है? प्रीपेड। और इनकम के लिए क्या वर्ड यूज करना है? अनअर्न्ड। कौन सा वर्ड था? अनअर्न्ड। अनअर्न्ड पर हमने ये लास्ट वाला पॉइंट उठाया है, इसको भी डिस्कस करेंगे। देखो ये नीचे वाला, ठीक है ना, करेंगे इसको भी डिस्कस। अब ये इसकी एंट्री क्या हुई? अब देखो हमने पेमेंट किसको की है? मिस्टर एक्स को। अगर सिंपल सी बात करते तो क्या एंट्री होती? एक्स अकाउंट डेबिट, मतलब एक्स आपका रिसीवर था, आप उसको डेबिट करते, कैश आपके पास जा रहा था टू कैश करते। लेकिन यहाँ एक्स का नाम नहीं लिखना क्योंकि ये रेंट है, और रेंट को क्या लिखा जाता है? एक्सपेंसेस को अगर एडवांस में देते हैं तो क्या लिखा जाता है? प्रीपेड। तो इसकी जगह मैंने क्या वर्ड यूज कर दिया? प्रीपेड रेंट। चेक करो हमारी एंट्री क्या बनी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? तो रियल अकाउंट होने के नाते कैश रियल अकाउंट है, इट इज गोइंग आउट टू कैश। प्रीपेड रेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, दैट पर्सन इज रिसीविंग द कैश, हेंस डेबिट द रिसीवर। क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट मैं क्लास में कल भी मैंने डिस्कस किए थे, आप जरा देखिए। देखो ये हमने क्या किया? परचेज ऑफ टाइपराइटर। टाइपराइटर इज व्हाट? फिक्स असेट्स। आपकी बुक्स फिक्स असेट्स का नाम, टाइपराइटर का नाम इक्विपमेंट भी कह सकती है। क्या वर्ड बोलो मेरे साथ? क्या वर्ड बोल रही हूं मैं? इक्विपमेंट। तो टाइपराइटर को फिक्स असेट्स भी कह सकते हैं, इसको इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, इक्विपमेंट। ठीक है? तो एंट्री आपको आती है। फिक्स असेट्स आपकी दो अकाउंट हो गए, एक फिक्स असेट्स एंड कैश, दोनों रियल अकाउंट। दोनों पे क्या रूल लगेंगे? मैंने डन उनके लिए लिखा है जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको आता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। फिक्स असेट्स ही आ रही है, करंट असेट्स जा रही है, तो आपकी एंट्री हो गई फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? समझ आ गया? ओके है। नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर फ्रॉम मोहन। अब ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या फर्क था? इसके अंदर ये क्रेडिट परचेज थी, इसके साथ ये हमने कैश परचेज मान ली थी, कैश परचेज थी ये, फॉर कैश हमने इसको माना था। अगर ये भी क्रेडिट होती तो आपके रूल दोनों ही अकाउंट, दोनों सिस्टम सेम हो जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? फिक्स असेट्स, एक तो फर्नीचर आ रहा है आपके पास, तो फर्नीचर इज व्हाट? फिक्स असेट्स। फ्रॉम मोहन। मोहन कौन है? क्रेडिटर। हमारे अकाउंट्स की लैंग्वेज में जब हम किसी से फिक्स असेट्स खरीदते हैं तो उसको क्रेडिटर से ज़्यादा अच्छा वर्ड जो यूज़ होता है उसके लिए, फिक्स असेट्स के लिए जो ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है, क्रेडिट पे जब लेते हैं तो वेंडर यूज़ होता है। फिक्स असेट्स को बेचने वाले को वेंडर बोलते हैं, और हम जिनसे गुड्स खरीदते हैं उनको हम क्रेडिटर, जिनसे हम वो गुड्स खरीदते हैं जिनको हम रीसेल करने के लिए लाए हैं। बट आपके लिए कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मोर और लेस दोनों एक ही चीज है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैंने बता दिया। कई बार वर्ड यूज करेगा वेंडर, तब आप पूछोगे मैम वेंडर क्या होता है, तो वेंडर एंड क्रेडिटर आर द सेम थिंग। क्लियर? तो वेंडर कहो या क्रेडिटर कहो, दोनों एक ही है। अब ये दोनों रूल आपको पता है। यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? रियल अकाउंट, फिक्स असेट्स योर रियल अकाउंट, क्रेडिटर इज योर पर्सनल अकाउंट। मैंने यहाँ डन क्यों लिखा? क्योंकि ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है। क्लियर? फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर या टू क्रेडिटर, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख दो, मुझे दोनों में से किसी में भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, समझ आ गया? नेक्स्ट, फटाफट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आप परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, ये भी आपको आता है, कल की क्लास में हुआ था, इससे पहले भी आप लोगों ने सबने ठीक करके दिखाया था। परचेज, एक परचेज एक कैश।
नॉमिनल एंड रियल, आपको पता है नॉमिनल के क्या रूल हैं, रियल के क्या रूल हैं, और एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट भी आपने मेरे साथ बहुत बार किया, जिनके साथ मैंने डन लिखा है ना, मैं उसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करी, आपको ये सारे आते हैं। अब मेरे को जो बताना है वो 8th पॉइंट बताना है आपको। 8th पॉइंट में क्या है ना, आते हैं ना आपको, हम मेरे हिसाब से आते हैं क्योंकि आपने कल भी मुझे खुद बताए हैं, उससे पहले दिन भी आपने मुझे करके भेजे थे, इसलिए मैं बार बार डिस्कस नहीं करी। 8th पॉइंट पर आते हैं। सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग ₹30,000 फॉर ₹50,000। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए था, इसलिए मैंने आपको समझाया है। देखो पहले तो अमाउंट को भूल जाओ, पहले तो वर्ड ट्रांजैक्शन को पढ़ो। क्या है ट्रांजैक्शन? सोल्ड गुड्स टू श्याम, सेल है और श्याम है। श्याम कौन? डेटर। सेल नॉमिनल, श्याम पर्सनल। पता है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नेक्स्ट, अब ये नॉमिनल के रूल आपको पता है, क्योंकि सेल के रिस्पेक्ट में नॉमिनल के रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम्स, बिकॉज सेल इज माय इनकम, आई एम गेटिंग द रेवेन्यू, आई एम गेटिंग द इनकम। क्लियर? नेक्स्ट, क्रेडिट डेबिट द रिसीवर, डेबिट कौन? श्याम, ये भी क्लियर है आपको। अब एंट्री भी आपको आती है क्या? डेबिट श्याम अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री करेंगे आप? श्याम अकाउंट डेबिट 50,000 से टू सेल्स अकाउंट 50,000 से। समझ आ रहा है ना? क्लियर? अब मैं यहाँ, आप कहोगे मैम इसमें 30,000 क्यों नहीं लिखा आपने, या इनकम आपने तो समझाया था कि इनकम तो 20,000 की हो रही है, 20 क्यों नहीं लिखा? देखो जब भी आप गुड्स की सेल परचेज करते हो तो डेली बेसिस पे उसके प्रॉफिट नहीं निकलते, उसके प्रॉफिट साल में एक बार निकलते हैं। हाँ, आपने जब अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास में किया होगा, आपने जब आपकी मैडम ने कराया, मैंने तो अभी कराया नहीं, मैं बाद में कराऊंगी, उसमें आपके साथ साथ प्रॉफिट निकलते हैं। तो अभी आप सेल के प्रॉफिट साथ साथ नहीं निकालेंगे। सेल के प्रॉफिट कब निकालते हैं? साल के एंड में, अभी नहीं निकलेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में साथ के साथ निकलते हैं, जो आपने अपनी क्लास में मैडम को कराते देखा होगा। मैं वो पॉइंट अभी डिस्कस मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन अभी आपको नहीं समझाई। क्लियर? समझ आ गया? तो ये बात ध्यान रखना। सोल्ड गुड्स तो यहाँ पर मेरा इस 30,000 कॉस्ट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मुझे किससे लेना देना है? 50,000 से। क्लियर? ठीक है, तो हमारी एंट्री हो गई, ये आपको क्लियर है। मेरे को अमाउंट समझाना था जिसके लिए मैंने ये एंट्री लिखी थी, नहीं तो आपको आती है ये एंट्री। क्लियर? अब बारी आई नेक्स्ट पॉइंट की, पेड हाफ पेमेंट टू मोहन। हम ना, मुझे पता था कि इसमें भी कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम हाफ पेमेंट दी है तो आधी पेमेंट के लिए तो मोहन क्रेडिटर हो गया। तो आप देखो, जब आपने मोहन से गुड्स परचेज किए थे, कहाँ किए थे? 4th एंट्री में किए थे। देखो, तो जब 4th एंट्री में आपने किए थे गुड्स परचेज, तो आपने क्या एंट्री करी थी? मोहन से गुड्स खरीदने की। ये वाला था ना, मोहन से गुड्स जब लिए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्नीचर खरीदा था मोहन से, तो मोहन का नाम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इसका नाम आएगा, है ना, मोहन आएगा यहाँ। जितने रुपए की भी मोहन से गुड्स खरीदे, यहाँ मोहन का आपने नाम लिख दिया। जितने के भी खरीदे, कितने के थे जरा बताना। हाँ चलो कोई नहीं, आप देख लेना कितने रुपीस के थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गुड्स थे हमारे 40,000 के, फॉर एग्जाम्पल। मैं इसको इरेज कर दूंगी क्योंकि मेरे पास, मैं अभी बताना चाह रही हूँ, मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। तो हाफ पेमेंट करिए तो बस यहाँ पे हाफ से आप एंट्री कर देना, यानी कि हाफ पेमेंट लिख देना। जो भी जितनी भी ऊपर मोहन के सामने लिखी होगी उसकी हाफ पेमेंट लिख देना। 40 है तो 20 लिख देना, 50 है तो 25 लिख देना। क्लियर? समझ आ रहा है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, पेड सैलरी। पेड सैलरी आपको क्लियर है? पेड सैलरी, पेड सैलरी में कौन कौन से दो अकाउंट? एक सैलरी, एक कैश। ठीक है, एक सैलरी अकाउंट आपने किया, एक कैश अकाउंट किया। तो सैलरी और कैश आपको क्लियर है। उसके बाद है हमारा दूसरा, बताओ नेक्स्ट, इसके बाद क्या था? पेड सैलरी के बाद पेड सैलरी, ये आपका मैं बताती हूँ, ये मोहन वाली एंट्री ना 3,000
3000 रुपीज से थी आपकी, 3000 का आपने फर्नीचर खरीदा था, तो अब हाफ पेमेंट करिए तो कितने की आ जाएगी, 1500 की, है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें, बस यही एंट्री करनी है, एंट्री तो वही रहेगी, अमाउंट समझाना चाह रही थी इसमें। अब एक बार इस पर आते हैं, पेड सैलरी, सैलरी और कैश जो पेड, मैंने ना वैसे तो एक कॉन्सेप्ट आज अभी डिस्कस होना है जिसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं, कंपाउंड, कंपाउंड मतलब COMPOUND, कंपाउंड एंट्री, जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट को मर्ज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको कंपाउंड एंट्री नहीं सिखाई, तो मैं इसको दो ट्रांजैक्शन मानकर चल रही हूँ, एक सैलरी पेड है, एक सैलरी आउटस्टैंडिंग है, क्लियर। सैलरी अगर पेड है तो कौन से दो अकाउंट, सैलरी एंड कैश। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो कौन से दो अकाउंट, सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपको क्लियर है ना, आउटस्टैंडिंग क्या कि हम क्या कहते हैं, सैलरी जो देनी थी हमने उनसे काम करा लिया, लेकिन हमने उनको अभी सैलरी नहीं दी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का तो यही मतलब है ना, आउटस्टैंडिंग मतलब स्टैंड कर रही है हमारे अकाउंट में, उसको पे करनी बाकी है, तो इट मीन्स हमने अपने एम्प्लॉय से काम तो करा लिया पर अभी पैसे नहीं दिए। तो काम कराना मतलब एक्सपेंसेस, पैसे नहीं देना यानी कि क्रेडिटर, क्लियर ना, ड्यूज, क्रेडिटर, कुछ भी कहो। तो दो अकाउंट कौन से, एक सैलरी अकाउंट, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, क्लियर। अब नॉमिनल सैलरी अकाउंट आपको पता है, चाहे मैं ऊपर यूज कर रही हूँ चाहे नीचे यूज कर रही हूँ, नाम नॉमिनल ही रहेगा। लेकिन अगर जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी किसी नाम को प्रेजेंट करता है, जैसे एम्प्लॉय को प्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, because that person has given the services to you, that person is your creditor, has credited, clear। गिवर होने के नाते गिवर ऑफ सर्विसेज, सर्विस गिफ्ट किया उसने आप, तो एंट्री क्या हुई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, किसके लिए, नॉमिनल के लिए, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के लिए क्रेडिट गिवर ऑफ सर्विस। मैंने जान के लिखा ताकि आपको याद रहे कि हमने इसको क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज ही इज गिवर ऑफ सर्विस। अगर गिवर ऑफ गुड्स होता तो भी आप क्रेडिट करते, गिवर ऑफ सर्विस है तो भी आप क्रेडिट करते, ठीक है, क्लियर। तो जनरल एंट्री हुई, ऊपर वाले हिस्से की सैलरी टू कैश और नीचे वाले हिस्से की सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लियर। लिख दो यहाँ पे, देखो क्या लिखी है एंट्री, पहली सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और दूसरे हिस्से की, इसी के दूसरे हिस्से की एंट्री हमने क्या की, सैलरी, काम तो कराया है, एक्सपेंसेस तो हमारे हो गए, पैसे हमें देने चाहिए थे, दिए नहीं है, तो दिए नहीं है तो उसका नाम क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। समझ आया, क्लियर। ये मैंने दोनों एंट्री यहाँ एक साथ लिख दी है, ऊपर नीचे करके, आप इसको चेक कर लें, एक ही आइटम की है ये, दिस वन एंड दिस वन, ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट है लास्ट टू, बीच में ना मैंने एक दो पॉइंट्स छोड़ दिए हैं, आप देखना, आपको पता लग जाएगा, वो कॉन्सेप्ट अभी आपने नहीं किया, जैसे डेप्रिसिएशन वाली एंट्री में एक बार बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं। मैंने कौन सा करा है, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, वो पॉइंट अभी नहीं कराया था, इसलिए मैंने उसको अभी ड्रॉप आउट कर दिया। फिर उससे नेक्स्ट था हमारा इसमें शाम से पेमेंट आपको रिसीव हुई है इन फुल सेटलमेंट, वो भी हमने इसको मैंने छोड़ दिया अभी। फिर सैलरी वाला पॉइंट मैंने आपको करा दिया है। फिर डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट भी मैंने अभी ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन का वर्ड तो आपको पता लग गया है, पर थोड़ा एंट्री सिस्टम क्या रहेगा वो पहले समझाऊंगी, फिर आपको क्वेश्चन करना है। ये जो रिमेनिंग पोर्शंस मैंने छोड़ दिए वो आपको नेक्स्ट होमवर्क में दे दूंगी, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट, क्या है इसमें, एक्रूड इंटरेस्ट, क्या चेक करते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट का कल क्या नाम बताया था, जैसे हमने बैंक में पैसे जमा कराए और बैंक से हमें क्या मिलता है पैसे जमा कराने के नाम पर, इंटरेस्ट। एफडी कराई, एफडी के अगेंस्ट हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। क्या है इंटरेस्ट, हमारी इनकम।
अगर बैंक हमें पैसे दे देता है इंटरेस्ट के, तो आप क्या एंट्री करोगे? पैसे मिलने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यानी कि कैश डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट और इनकम बिकॉज इंटरेस्ट इज माय इनकम। क्लियर? बट यहाँ एक्रूड, एक्रूड मतलब हमारी इनकम बैंक के पास जमा है, उसने अभी दी नहीं। एक्रू मतलब हमारा पैसा इकट्ठा कर रखा है बैंक ने, पर अभी दिया नहीं है। नहीं दिया है तो बैंक क्या बन गया हमारा? बताओ। जब हम किसी को गुड्स उधार पे बेचते हैं और वो हमारे पैसे नहीं देता, तो उसको क्या कहते हैं? डेटर। क्या? डेटर, DEBTOR, डेटर कहते हैं ना। लाइक दैट यहाँ पर भी एक्रूड इंटरेस्ट, यहाँ पर क्योंकि इंटरेस्ट था, नॉमिनल अकाउंट था, मैंने आपको कहा था नॉमिनल अकाउंट के साथ कुछ भी पहले लग जाए या उसके बाद में कोई वर्ड ऐड हो जाए, प्रीफिक्स या सुफिक्स, तो क्या बन जाता है वो? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, तो एक्रूड इंटरेस्ट हमारा कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो इसमें एक तो इंटरेस्ट यानी कि वो पैसा है तो हमारी इनकम, मेरे बैंक में पैसे हैं जो मुझे मिलने हैं, तो इट इज माय इनकम बट स्टिल आउटस्टैंडिंग, स्टिल नॉट येट रिसीव्ड। नॉट येट रिसीव्ड तो मतलब एक्रूड इंटरेस्ट। क्लियर? ठीक है ना। फिर आपने एंट्री, आपने कहा इंटरेस्ट हमारी इनकम हेंस नॉमिनल, और एक्रूड इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। फिर वही नॉमिनल के लिए क्या रूल? क्रेडिट ऑल इनकम्स, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के लिए क्या? डेबिट द रिसीवर ऑफ सर्विस। अब इसको डेबिट किस एंगल से किया? अगर देखो, अगर आप गुड्स की सेंस में चलते हो तो जब हम किसी को गुड्स बेचते थे तो हमारे गुड्स, वो गुड्स का रिसीवर होता था हमारे लिए। ऐसे ही जब हमने बैंक को पैसे दे रखे हैं और बैंक हमारे पैसे का क्या कर रहा है? यूज कर रहा है ना, वो अपने किसी ना किसी जगह पे लगा रखे, तभी तो वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है ना। तो वो हमने उसको सर्विस दी है, गुड्स नहीं दिया, हमने उसको क्या दिया है? सर्विसेज। हमने पैसे दिए, वो हमारे पार्ट पे उसको सर्व किया है हमने, अब वो उस पैसे से पैसा कमा रहा है, तभी तो वो हमें भी दे रहा है इंटरेस्ट, नहीं तो क्यों देता? क्लियर? तो ऑल इनकम डेबिट द रिसीवर ऑफ सर्विस, इस एंगल से हमने इसको डेबिट कर दिया, या वो आप ऐसे समझ लो कि वो डेटर है हमारा, उसने हमारे पैसे देने हैं इसलिए डेबिट कर दिया। तो हमारी एंट्री क्या बनी? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आ गई बात समझ? ठीक है। एंड लास्ट वन, अब आपको समझा रही हूं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या वर्ड है ये? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये भी कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। जैसे ही कमीशन दिखाई दिया, रिसीव्ड हो जाता तो इनकम थी, पर एडवांस में रिसीव्ड हो गया तो ये क्या बन गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसकी एंट्री क्या होती है? पैसे मिले, रिसीवर्ड मतलब पैसे मिले, कैश एक तो अकाउंट। अब कमीशन नहीं मिला, एडवांस मिला। कमीशन मिलने का मतलब क्या है? हमने सर्विस दे दी, उसने पैसे दे दिए। और एडवांस वर्ड का मतलब है उसने पैसे दे दिए पर हमने उसको भी सर्विस नहीं दी, यही मतलब हुआ ना। मनी रिसीव्ड इन एडवांस, पैसे तो मिल गए पर अभी हमने उसको सर्विसेज नहीं दी। जिस चीज के लिए उसने मुझे कमीशन देना था मैंने वो काम अभी नहीं किया, सर्विसेज स्टिल पेंडिंग। क्लियर? तो देखो, दो अकाउंट, एक कैश अकाउंट, एक कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस को हम क्या बोलते हैं? इनकम इन एडवांस को क्या बोलते थे? अनअर्न्ड इनकम। क्या नाम है उसका? अनअर्न्ड इनकम। कल मैंने आपको लिखवाया था, डिक्टेट कराया था, ये याद करो। ठीक है, तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, अनअर्न्ड इनकम, इनकम के साथ अनअर्न्ड लग गया, फिर नॉमिनल अकाउंट के साथ प्रीफिक्स लग गया, तो ये क्या बन गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्लियर? अब रियल अकाउंट पे रियल अकाउंट के रूल और पर्सनल अकाउंट पे पर्सनल अकाउंट के रूल। क्रेडिट द गिवर, दैट पर्सन हैज गिवन द मनी टू अस। क्लियर? तो क्रेडिट द गिवर, और एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन। समझ आ गया? आया समझ? ठीक है, मैंने वो पॉइंट्स इसमें देखो,
जो आपको ऑलरेडी आते थे मैंने उसको डन लिख दिया, जो आप अभी समझ नहीं सकते थे वो मैंने इस चार्ट में कवर नहीं किए, और बाकी मैंने सभी पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं। कोई डाउट है, कुछ है तो आप मुझे बताइए। मैंने अपनी तरफ से मैंने आपको सारे पॉइंट्स इसमें कवर करा दिए हैं, वो वाले जो मैंने आपको बताए थे उन 4 पॉइंट्स को छोड़कर। ठीक है, आया समझ? आप एक बार इसको अच्छी तरह से देखो, समझो फर्स्ट पॉइंट को, फर्स्ट क्वेश्चन को, फिर जब आपके इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए तो आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, चलेगा ना इतना? चलिए, थैंक यू एवरीवन।